हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म बायोबाइट्स पे, जहां पे मैं और आप मिलकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट 2027 के एग्जामिनेशन के लिए। और हम और आप आज जुड़े हैं यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन के पहले ब्लॉक यानी बायो ब्लॉक 1 में सेल यूनिट ऑफ लाइफ के पार्ट 6 को पढ़ने के लिए। ठीक है, जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उनको अब समझ में आ गया होगा कि हम एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जहां हमने सिलेबस को छोटे छोटे से बायो ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया है और अब उन बायो ब्लॉक्स के अंदर हम चैप्टर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। इसकी प्रॉपर इंडेक्सिंग सबसे पहले वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा चुका हूं, तो जो लोग आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं वो प्लीज वापस जाएं। सबसे पहला लेक्चर जहां पे इंडेक्सिंग और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैंने दी है, पहले उसको देखिए। उसको देखने के बाद में आप वापस पार्ट 1 से शुरू करिए और 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में ही देखते हुए आगे बढ़िए। आपकी अपनी प्रिपरेशन बहुत मजबूत हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, वेल मैनेज्ड हो जाएगी। इसलिए सीक्वेंस को तोड़ करके जंपिंग ऑर्डर्स में पढ़ना या इररेगुलर ऑर्डर में पढ़ना ये आपके लिए एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अपने सीक्वेंस को फॉलो करते हैं बायोबाइट्स पे, जहां नीट की प्रिपरेशन के लिए हमने सिलेबस में बनाए हैं बायो ब्लॉक, और अभी हम पढ़ रहे हैं बायो ब्लॉक 1 सेल यूनिट ऑफ लाइफ, और आज है उसका पार्ट 6। ठीक है, तो अभी तक की जो प्रिपरेशन हमारी और आपकी हो रही थी, उस प्रिपरेशन में हम लोगों ने काफी चीजें सेल के बारे में सीख ली हैं। अब हमारा और आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सेल ऑर्गेनेल्स का। ठीक है, और उन सेल ऑर्गेनेल्स में भी अगर देखा जाए तो हम और आप उन सेल ऑर्गेनेल्स में भी एक सेल ऑर्गेनेल यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ चुके हैं। आज है हमारा दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। ओके, चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं गोल्गी एपैरेटस के बारे में जानना। सीक्वेंस वही रहेगा, पहले हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद में हम उसके फंक्शंस को देखेंगे। तो किसी भी चीज को हम यहां पर छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं गोल्गी एपैरेटस। तो ये एक छोटा सा डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहां बोर्ड पर लगा रखा है, जिसमें गोल्गी एपैरेटस को एक बहुत सिंपलिस्टिक से डायग्राम में मैंने आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब अगर आप इस डायग्राम को ठीक से देखेंगे तो यहां पे आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे। जैसे कि एक नाम यहां पर दिखाई पड़ रहा है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। ठीक, और यहां से दिख रही है न्यूली फॉर्मिंग वेसाइकल। राइट, ये न्यूली फॉर्मिंग वेसाइकल यहां से एक्चुअली बाहर जाएगी, तो हम इसको बोल सकते हैं आउट गोइंग। कहने का मतलब यह है, इस साइड से वेसाइकल एंटर कर रही है, फॉर्मेशन शुरू हो रहा है और धीरे 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 इधर मैच्योर होते हुए बाहर आ जा रही है। यानी कि गोल्गी एपैरेटस के हम और आप दो पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। एक जिधर फॉर्मेशन हो रहा होगा, जिसको हम और आप फॉर्मिंग फेस भी कहेंगे, और एक हिस्सा हम और आप पढ़ेंगे जहां पे नई मैच्योर जो वेसाइकल्स हैं वो बनकर के बाहर आएंगी, और इसको हम मैच्योरिंग फेस कहेंगे। ठीक है, ये डिटेलिंग हम और आप अभी आगे भी पढ़ेंगे। ये कार्टूनिश सा डायग्राम था, एक सिंपलिस्टिक सा डायग्राम, जहां पे हमको इसके फॉर्मेशन का एक छोटा सा आइडिया लग गया, इसके थोड़ा सा पार्ट का एक छोटा सा आइडिया हमको और आपको लग गया। ठीक, अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं हम लोग और देखते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में और हमको क्या सीखने को मिल सकता है। तो चलिए पहले हम और आप हिस्ट्री कर लेते हैं इसकी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ओके, ठीक है, तो हिस्ट्री में क्या देखना है हमको? ऑब्वियसली हमको हिस्ट्री में देखना है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी किस तरह से हो रही है। अगर हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी को देखेंगे तो कैमिलो गोल्गी ने इसकी डिस्कवरी की थी 1898 में। ओके, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मेंशन नहीं करते हैं। तो इसको डिस्कवरी किसने की है? कैमिलो गोल्गी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। ये रिसर्च कर रहे थे आउल की नर्व सेल्स पे।
आउल की नर्व सेल्स पे, वहां से इन्होंने गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ढूंढा था। बाद में इनको इसी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब इसके लिए कोई शॉर्टकट की जरूरत ही नहीं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को कैमिलो गोल्गी ने ढूंढा है। मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट आंसर्स जो हमको और आपको याद करने रहेंगे। नाम ही है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो बात ही खत्म है सारी की सारी। ठीक है, डिस्कवरी कहां पर करी थी ये भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। ठीक, अब दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स is present in all eukaryotes except there are few exceptions. Okay, so let's go through the exceptions जहां पे हमको गोल्गी apparatus देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के मेल गैमीट की, ठीक है, तो आपको वहां पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मैच्योर सीव सेल्स देखेंगे प्लांट्स में तो आपको वहां पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप एनिमल्स में मैच्योर आरबीसी और मैच्योर मेल गैमीट यानी स्पर्म देखेंगे तो भी आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। तो कहां कहां नहीं देखने को मिलेगा? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन दोनों के मेल गैमीट, ये तो हो गए लोअर प्लांट्स। ठीक, कहां और नहीं देखने को मिलेगा? सीव सेल्स ऑफ प्लांट्स। आप जब प्लांट्स में पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम तब आपको सीव सेल्स देखने को मिलेगी, वहां नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अलावा मैच्योर रेड ब्लड सेल्स एंड मैच्योर मेल गैमीट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये वो जगहें हैं जहां पे हमको और आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमको और आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पर आपके लिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि सारे के सारे सेल्स में मिल रहा है यूकैरियोट्स में, तो कौन सी यूकैरियोट्स हैं जहां पे गोल्गी एपैरेटस आपको देखने को नहीं मिलेगा? तो उसके आंसर्स हैं ये वो एक्सेप्शंस है जहां आपको गोल्गी एपैरेटस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम इसके आगे चलना शुरू करेंगे तो अब हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के प्रॉपर स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा आपके लिए दोबारा से डायग्राम बना दिया है ताकि आप गोल्गी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में समझ सकें। तो डायग्राम आपके सामने है, लेकिन इसकी जो छोटी सी थ्योरी है उसको भी साइड में मैं वहीं पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो मेड अप ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन, जैसे कि हम और आप बात कर रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। ठीक, एक बात, पहली बात यह कि यह भी वैसे ही बन रहा है यूनिट मेम्ब्रेन से जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हम और आप कर रहे थे। ठीक है, अब इसके जो पार्ट्स होंगे वो तीन होंगे, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स एंड देन एट लास्ट वैक्यूल। ओके, कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे इसके? सिस्टर्नी, वेसाइकल एंड लास्ट इज वैक्यूल। वैक्यूल सबसे लास्ट में बनकर के तैयार होगी जब मैच्योर हो जाएगी। अब देखिए, दिस इज सिस्टर्नी,
सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, दिस इज सिस्टर्नी। यहां पे अंदर छोटी छोटी सी वेसाइकल्स बनेंगी, जैसे देखिए एक वेसाइकल बन रही है, ये एक छोटी सी वेसाइकल बन रही है, और जब ये पूरी तरह से बन जाएंगी तो ये वैक्यूल ऐसा बना लेंगी जिसमें जो भी केमिकल पैक किया गया होगा वो पैक्ड है। तो 3 पार्ट हो गए, सिस्टर्नी, वेसाइकल एंड वैक्यूल्स। ठीक, ये इसके आपको 3 पार्ट देखने को यहां पर मिल जाएंगे। ठीक, एक लाइन यूज की जाती है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एक लाइन यूज की जाती है दैट गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस ये फॉलो करता है पोलैरिटी फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पोलैरिटी यानी पोल्स की बात हो रही है। ठीक, 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, इसमें भी हमको कोई 2 एंड क्लियर कट दिखने चाहिए। ठीक है, तो इसके जो 2 क्लियर कट पोल्स हैं वो है सिस एंड ट्रांस। सिस वो हिस्सा है जहां से गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई चीज पहुंचाई जा रही है, यानी सिस इज द पार्ट जहां से इनपुट हो रहा है, और ट्रांस इज द पार्ट जहां से देखिए कुछ बाहर निकल रहा है, एरोस से दिख रहा है। सो ट्रांस इज द पार्ट जहां पे कुछ एग्जिट हो रहा है। सो सिस इज फॉर एंट्री एंड ट्रांस इज फॉर एग्जिट। ठीक, इसी चीज को हम यहां पर अभी लिख देंगे तो आप लोगों को अपने नोट्स बनाने के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से डायग्राम इसका बनकर के तैयार हो रहा है। अब ये डायग्राम बहुत रफ सा मैंने बनाया है जानबूझ करके, आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये वाला हिस्सा जो कॉन्वेक्स सा दिख रहा है, दिस इज सिस, स्मॉलर एंड कॉन्वेक्स, और ये जो बाहर कॉनकेव दिख रहा है, दिस इज ट्रांस, ओके, एंड बिगर। दिस सिस इज फॉर्मेशन phase and this trans is maturation phase, यानी एंट्री यहीं पर हो रही होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं इट इज वेयर इनपुट इज टेकिंग प्लेस एंड दिस इज वेयर आउटपुट इज टेकिंग प्लेस। ओके, सिंपल। सो ये एक बहुत सिंपलिस्टिक सा डायग्राम मैंने आपके लिए यहां पर बना करके दिया है ताकि हमको और आपको जरा सी भी तकलीफ ना हो समझने के लिए गोल्गी एपरेटस के डायग्राम को। मैं हट रहा हूं, आप दोबारा से इसको देखिए और तुरंत के तुरंत अपनी बुक में, अपनी कॉपी में फटाफट बना लीजिए ताकि ये आपका छूटने ना पाए। ठीक, अब यही जो साइकिल्स बनकर के तैयार हुई हैं यही आगे चल करके कुछ स्ट्रक्चर भी बनाती। अब अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये वेसाइकल्स आपस में ऐड अप हो जाएं, मतलब ये वेसाइकल्स आपस में ऐड हो जाएंगी तो ऐड होकर के यही वेसाइकल बनाती हैं लाइसोसोम्स या जाइमोजेंस या सेक्रेटरी वेसाइकल्स। बहुत बार पूछा गया है कि लाइसोसोम्स, जाइमोजेंस और ये जो सेक्रेटरी वेसाइकल्स हैं ये कहां से बन रही हैं? सो ये बन रहे हैं वेसाइकल्स के जुड़ने से। कौन से वेसाइकल्स? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के वेसाइकल्स। किस साइड पे? ट्रांस साइड पे। ट्रांस साइड कैसी है? कॉनकेव। सिस कैसी है? कॉन्वेक्स। सिस इज फॉर्मेशन, ट्रांस इज मैच्योरेशन। सिस के साइड इनपुट, ट्रांस के साइड आउटपुट। सो मेनी क्वेश्चंस आर आंसर्ड हियर। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी एपरेटस। लेकिन ये जो गोल्गी एपरेटस हम और आप देख रहे हैं इसका एक और भी नाम है, और वो एक और नाम जो इसका रखा गया है गोल्गी एपरेटस का,
उसके पीछे रीजन ये है कि जो लोअर प्लांट्स हैं, है ना, जो लोअर क्रिएचर्स थे, जहां पे अभी सेल बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई है, ठीक, चाहे वो लोअर प्लांट्स रहे हों, चाहे वो लोअर एनिमल्स रहे हों, वहां पे ये गोल्गी अपैरेटस स्कैटर्ड फॉर्म में था। स्कैटर्ड माने बिखरा हुआ, मतलब जैसा बेहतरीन डायग्राम आप लोगों ने अभी दो पिछली फोटोज में देखा है, उस तरह का आपको गोल्गी अपैरेटस वहां देखने को नहीं मिल रहा। अब अगर वहां पे वैसा आपको गोल्गी अपैरेटस देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बायोलॉजी के रूल्स के हिसाब से आपको नाम बदलना पड़ेगा। तो बायोलॉजी के रूल्स के हिसाब से इस नाम को बदल दिया गया और इसको कहा गया डिक्टायोसोम। So this dictyosome or dictyosome is not a new thing. It is basically Golgi apparatus, but in scattered form in lower plants and तो कोई नई चीज नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे ये सिंपली Golgi apparatus ही है, but it is not fully formed, it is not fully developed and it is present in scattered form. Very simple. ठीक है, तो ये भी हमको और आपको यहां पे समझ में आ गया। अब हम इसकी हिस्ट्री भी देख चुके हैं और इसके स्ट्रक्चर को भी पूरी तरह से समझ चुके हैं। सिस और ट्रांस का कंफ्यूजन भी हमारा और आपका यहां पर खत्म हो गया है। तो ले दे करके बचता क्या है? आखिरी चीज बचती है हमारी कि गोल्गी अपैरेटस के क्या क्या फंक्शन है। अब हमारे और आपके आगे बच रहा है फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus, right? ठीक है, चलिए अब अगर हमको फंक्शंस देखने तो पहला फंक्शन तो हमको अभी ही दिख गया। क्या? पहला फंक्शन तो हमको अभी दिख गया। क्या? पैकेजिंग। नहीं, सिस फेस पे आया, कोई सब कुछ इनपुट हुआ, उसके वेसाइकल में ले गए, उसको पैक किया और बाहर भेज दिया। दूसरा ट्रांसपोर्ट। अब एक बात बताइए, रियल लाइफ में पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन पे कंट्रोल्स जो रखते हैं वो कौन है, कि कौन किधर जाएगा? वो है हमारी ट्रैफिक पुलिस। इसीलिए गोल्गी अपैरेटस को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। फिर यही जो वेसाइकल्स बन रही थी ये जुड़ जा रही हैं तो सिक्रीशन भी कर रही हैं। इसीलिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स का तीसरा फंक्शन सिक्रीशन भी कहा जा सकता है। राइट? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का तीसरा फंक्शन सिक्रीशन भी हम और आप कह सकते हैं। इसके अलावा गोल्गी कॉम्प्लेक्स कुछ सिंथेसिस भी करा रहा है। ठीक है, यह हेल्प करता है इन सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज की बात नहीं कर रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के दौरान, उससे और हायर या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की पैकेजिंग कौन करेगा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स करेगा हमारा। ठीक, एक ये चौथा हो गया। इसके अलावा ये सिंथेसिस करवाएगा ग्लाइकोप्रोटीन्स की भी। सो फिफ्थ फंक्शन इज सिंथेसिस of glycoproteins. ओके, ये भी एक और सिंथेसिस करा दी। अब अगर आप लोगों को याद हो, जब हम बात कर रहे थे कि हेल्प करता है हमारा
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन और सेल प्लेट के फॉर्मेशन में, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि वो छोटे छोटे से हिस्सों में आकर के इकट्ठा होता है। सेम यही काम हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कर रहा होता है, यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो हेल्पिंग इन फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। तो हम 6th पॉइंट पे लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड सेल प्लेट। तो क्या करेंगे? हेल्प्स इन फॉर्मेशन of cell wall and cell plate, राइट? सेल प्लेट के फॉर्मेशन में ये किस तरह से हेल्प करेगा? इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब सेल डिवीजन हो रहा होगा उस दौरान एनाफेज में, कौन सी फेज में? एनाफेज में, सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर डिवीजन में एनाफेज जो हो रही होगी, उस फेज में इसकी जो वेसाइकल्स हैं ये आपस में जुड़ेंगी और सेल प्लेट बनाएंगी। मतलब वेसाइकल्स ऑफ गोल्गी apparatus join, और तब क्या बनेंगी हमारी? सेल प्लेट। ये बात बहुत ध्यान रखेंगे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और पूछा जा सकता है। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स वैक्यूल से, वेसाइकल से किस फेज में सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करना शुरू कर देता है? आंसर इज एनाफेज। ठीक, कितने टास्क हो गए थे? 6। सेल वॉल एंड सेल प्लेट। अच्छा, सेल वॉल बनने के दौरान एक और पॉइंट, सेल वॉल बनने के दौरान आपको याद होगा एक सब्सटेंस डिपॉजिट होता था, पेक्टिन। याद है? मैंने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे से टुकड़े बीच में जाकर के इकट्ठा हो जाएंगे और उनमें आना शुरू हो जाएगा पेक्टिन। ये पेक्टिन कहां से आ रहा है? दिस पेक्टिन इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपैरेटस। एंड लास्ट पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 7, एक काम करता हूं, इसको यहीं पे लिख लेता हूं ताकि आप लोगों की मेमोरी के लिए ये अच्छा हो जाए। ओके, है ना? थोड़ा सा छोटा इसको कर लेते हैं। अरे ये क्या हो गया? एक सेकेंड। पूरा ही सेलेक्ट हो जा रहा है क्या? हाँ, अभी ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए यहाँ पे 7th पॉइंट भी मैं ऐड कर लेता हूं। अभी जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे स्पर्म का डायग्राम पढ़ेंगे, तो उसमें एक पार्ट होता है एक्रोसोम। दिस एक्रोसोम इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय गोल्गी एपैरेटस। इसीलिए अभी मैंने आपको बोला था कि गोल्गी एपैरेटस आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहां नहीं मिलेगा देखने को? मैच्योर मेल गैमीट या स्पर्म में। क्यों? इसका आंसर अभी हमको और आपको मिल गया, क्योंकि उस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने मेल गैमीट में बना लिया एक्रोसोम। अब जब वो एक्रोसोम बना दिया तो वहां से तो वो खत्म हो गया ना। दैट्स वाई इन अ मैच्योर स्पर्म यू विल नॉट फाइंड गोल्गी एपैरेटस। राइट? एक क्विक रिवीजन करते हैं और आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो हमने और आपने आज बायोबाइट्स के प्रिपरेशन में, बायोबाइट्स में हमने और आपने बायो ब्लॉक 1 देखा। बायो ब्लॉक 1 में सेल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 6 हम और आप पढ़ रहे थे। इसको पढ़ने के टाइम पे हमको लोगों को पता चला कि हम सेल ऑर्गेनेल्स के टॉपिक तक पहुंच चुके हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं, और आज दूसरा टॉपिक है हमारा गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस के बारे में हमने देखना शुरू किया तो एक छोटा सा कार्टूनिस्ट सा डायग्राम में लेकर के आए ताकि हमको और आपको एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा डायग्राम देखने को
मिल जाए, जिसमें हमको एक फेस यहाँ पे दिखाई पड़ा जिसको हमने नाम दिया फॉर्मिंग फेस, दूसरा हमको फेस दिखाई पड़ा यहां पर जिसको हमने और आपने नाम दिया मैच्योरिंग फेस। ठीक, इसका कॉम्प्लेक्स डायग्राम आगे है, उसको हम और आप अभी देखेंगे। फिर हम आगे बढ़े और हमने गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री को देखना शुरू किया। जब हमने और आपने इसकी हिस्ट्री देखनी शुरू की तो हमें पता चला कि इसके डिस्कवरर का नाम याद करना तो सबसे ही आसान है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के डिस्कवरर हमारे कैमिलो गोल्गी साहब थे, जिन्होंने आउल की नर्व सेल्स पर डिस्कवरी करते हुए इसको डिस्कवर किया। बाद में इनको 1900 में अर्ली फेज जो थी सेंचुरी में उनको फिर नोबेल प्राइज भी मिल गया। ईयर नहीं पूछा जाता है, वो हिस्ट्री का पार्ट है, लेट्स लीव इट। देन ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स सभी यूकैरियोटिक सेल्स में हमको और आपको देखने को मिलता है, बट फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर। वो एक्सेप्शंस मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं ताकि आपको याद रहे, जैसे ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा के मेल गैमीट में, सीव सेल्स ऑफ प्लांट्स में, मैच्योर आरबीसीज एंड मैच्योर मेल गैमीट्स ऑफ या स्पर्म्स में। इतनी जगहों पे आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर हम और आप आगे बढ़े। फिर हमने और आपने इसका एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम देखा जहां हमने कहा कि भाई यूनिट मेम्ब्रेन जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ था वैसे ये भी बन रहा है। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिस्टर्नी, वेसाइकल एंड वैक्यूल। सिस्टर्नी से शुरू होते हुए धीरे धीरे वैक्यूल्स की तरफ ये डेवलप हो जाएगा। ठीक, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में चूंकि हमको 2 ऑपोजिट एंड्स देखने को मिल रहे हैं, दैट इज सिस एंड ट्रांस, इसलिए हमने कहा गोल्गी कॉम्प्लेक्स से गोल्गी अपैरेटस जब बनता है तो वो पोलैरिटी फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, पूछा जा सकता है। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, एक रफ सा डायग्राम मैंने आपको बना करके दिखाया जहां पे मैंने आपको एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स को प्रॉपर मैच्योर होते हुए दिखाया। इधर सिस, इधर ट्रांस। सिस में मैंने बनाई सरफेस कॉन्वेक्स, ट्रांस में बनाई कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो थी वहां से इनपुट हो रहा है, कॉनकेव से आउटपुट हो रहा है। यहां से फॉर्मेशन शुरू होगा किसी वेसाइकल का और आगे आते आते यहां पर क्या हो जाएगा, उसका मैच्योरेशन हो जाएगा। ठीक, ये मैच्योर वेसाइकल्स कभी कभी जुड़ जाती हैं आपस में और जुड़ करके नए स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिनको हम लाइसोसोम्स, जाइमोजेंस या सिक्रेटरी वेसाइकल भी कहेंगे। ठीक, अब और आगे चले हम तो हमने कहा कि यही गोल्गी अपैरेटस अगर आप देखेंगे तो ये गोल्गी अपैरेटस आपको लोअर प्लांट्स में वैसा देखने को नहीं मिलेगा जैसा पढ़ रहे हैं। ठीक, ना तो लोअर प्लांट में ना तो लोअर एनिमल में। तो यहां कैसा दिखेगा, स्कैटर्ड दिखेगा। अब चूंकि इसका डायग्राम बदल गया तो इसका नाम भी बदलना पड़ेगा और अब हम इसका नाम रख देंगे डिप्टायोसोम। ठीक, ये सारी चीजें होने के बाद में हमने फंक्शंस ऑफ गोल्गी अपैरेटस देखे, जैसे कि पैकेजिंग करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। देन इट हेल्प्स इन सिक्रीशन, इट आल्सो हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हायर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जैसे ग्लाइकोजन बनना हो, स्टार्च बनना हो, तब ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं। इट आल्सो हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड सेल प्लेट। किस तरह से, ये भी मैंने आपको बताया। सेल वॉल के लिए क्या था, पेक्टिन डिपोजिशन में हेल्प करता है तो सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। सेल प्लेट बनाने के लिए क्या करता है, एनाफेज जो होती है, न्यूक्लियर जब डिवीजन हो रहा है उस फेज में, एनाफेज के दौरान ये अपने छोटे छोटे वेसाइकल्स भेजता है और उनकी इकट्ठा होने से क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है। ये गोल्गी अपैरेटस हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन मेल स्पर्म। इसीलिए जब मेल स्पर्म प्रॉपर मैच्योर हो जाएगा तो आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगा गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी पूरी की पूरी फंक्शनिंग भी यहां पर दिखा दी थी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जो हमको और आपको यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, बस इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, क्लियर कट, ताकि कोई भी लाइन ऐसी ना हो, कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आपसे छूटे और लेक्चर इतना लंबा भी ना हो कि आपका कंसंट्रेशन ही खत्म हो जाए। तो छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, एक एक चीज उसके साथ में बता रहा हूं। आपके कंसंट्रेशन, आपकी ईज, हर चीज को ध्यान में रखते हुए लेक्चर्स को डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, कोई लापरवाही नहीं करनी है, पूरी मेहनत करनी है,
एक एक शब्द पढ़ना है। लेक्चर को 1 बार 2 बार 3 बार जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप देखिए, उसके प्रॉपर साथ के साथ नोट्स बनाइए। मैं बार बार बोर्ड से हट जाता हूँ सामने से, बिल्कुल जैसे हम और आप क्लासरूम में पढ़ते हैं कि टीचर आपका बोर्ड के सामने से हटता है ताकि आप क्लियर देख सकें। तो नोट्स आपको साथ के साथ ही बनाने हैं, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। प्लीज पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम और आप अगले लेक्चर में नए टॉपिक में, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।